बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फ़रियाल वकार। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन अक्सर इग्नोर रहता है। इसके ऊपर जो है वो रोशनी डालना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बात कर रही हूँ महकमा तालीम की, महकमा एजुकेशन की, क्योंकि हम सुन रहे थे कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने अपना महकमा तालीम जो है वो बंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन बंद कर दी, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो वाकई अभी तरक्की के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जहाँ पे तालीम का मेयार बहुत अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे तालीम के जेवर से हर किसी को रास्ता होना चाहिए, जहाँ पे तहकीकात, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, जहाँ पर इन्वेंशन, ये सब बेशुमार होनी चाहिए, वहाँ के क्या हालात हैं। पाकिस्तान जो ऐसा मुल्क है जिसने अपनी तरक्की में खुद मेहनत करके आगे बढ़ना है। हर एक जो इंसान है, पॉपुलेशन है, जो हमारी आवाम है, इंडिविजुअली हर किसी का किरदार जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बनता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत की। लेकिन एक लाइन ऑफ एक्शन जो हमें एजुकेशन से मिलता है, क्योंकि दुनिया में हमने कम्पीट करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब बात इस पर आज हम ये करेंगे कि पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम कैसे काम कर रहा है, पाकिस्तान में तालीम का जो मेयार है उसका स्टेटस क्या है, पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी क्या है, मुख्तलिफ सूबे कहाँ कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, मसाइल क्या हैं, बजट क्या है, करप्शन के क्या हालात हैं, क्या हमारा जो निसाब है वो बिल्कुल ठीक है, वो जो है वो यकसा हो या ना हो। इसके ऊपर एक डिबेट होती है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सेम होना चाहिए। स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका क्या किरदार है, प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स का मवाजना हम करने की कोशिश करेंगे। और ना सिर्फ स्कूल्स बल्कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक हम बात करेंगे कि क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से हम एजुकेशन के मेयार में बहुत पीछे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, मैंने जैसे कहा कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास एजुकेशन, जिसको वाहिद एक चाबी है जिसको इस्तेमाल करके हम दुनिया में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। हमें बहुत ज़ोर से और बहुत तेज़ी से इसको अब थाम लेना चाहिए। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो तालीम के मेयार पे कहाँ खड़ा है और आखिर जो मसाइल हैं उन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बता दें शरह ख्वानदगी असल में क्या होनी चाहिए पाकिस्तान में, और हम शरह ख्वानदगी किसको कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम, आपको पता है हमारा जो फॉर्मेट होता है प्रोग्राम का वो बड़ा पॉलिटिकल होता है। हाँ। और पॉलिटिकल बातें हम करते रहते हैं। नाज़रीन, आप भी हमारी पॉलिटिकल बातें सुनते रहते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक आज हमने चूज़ किया है। वैसे भी ईद का मतलब आमद आमद है और लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ईद की, रमज़ान बाखैरियत जो है वो गुज़र चुका है या गुज़र रहा है और पता ही नहीं चला हमेशा की तरह कि रमज़ान गुज़र गया। बिल्कुल। और मेरा ये ख़्याल है कि इस दफ़ा हमें अभी रमज़ान के मुबारक महीने में हम मौजूद हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को, पॉलिटिशियंस को इस बात का यादा करना होगा कि पाकिस्तान एजुकेशन में, तालीम में बहुत पीछे है। गो के चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो इनिशिएटिव ले रही हैं तालीम के हवाले से, कुछ महकमे नए तोड़ के नई अथॉरिटीज़ बना रही हैं, कुछ मतलब कुछ चल रहा है। पर मैं इस पे एक बात कहूँगा, ये अगर हम माजी में चले जाएं तो माजी में जब मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग शुरू की थी तो सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने ओथ लिया था वो परवेज़ इलाही थे। यानी कि मैं आज से 24 साल पहले तकरीबन बात कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था या डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग करता था। अच्छा, जब परवेज़ इलाही ने ओथ लिया तो मैं उनका भी एज बीट रिपोर्टर उनकी कवरेज के लिए अपनी फ़राइज़ अंजाम देता रहा। तो पता ये चला कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, पढ़ा लिखा पंजाब उसका नाम रखा। और उसमें ये था कि सूबे के कोई भी बच्चा जो है वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता ना रहे, मतलब महरूम ना रहे। तो उसके लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बना दी और ये बना दिया कि वो हर बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा और स्कूल में जो भी बच्चा जाएगा उसको मेरे ख्याल यौमिया कोई पैसे अदा किए जाएंगे। वो इस बात का खमियाजा था कि अगर कोई चाइल्ड लेबर जो काम करती है, उनके घरों में सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, तो वो जो बच्चे पैसे कमा के घर जाते हैं तो उनका घर उससे चलता है। तो उसके लिए उन्होंने ये मेरे ख्याल प्लान किया था।
उसमें पढ़ा लिखा पंजाब जो है वो प्रोजेक्ट तो बहुत आला था और बड़ा अट्रैक्टफुल था। बाद में जब उनकी हुकूमत गई तो पता चला कि वो पढ़ा लिखा पंजाब पे इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए जितने परवेज लाई साहब ने अपनी तशहीर पे वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए। और तशहीर ऐसी की कि अरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस वक्त बहुत थोड़ा होता था वैसे, प्रिंट मीडिया में इश्तिहारात की बंदर बांट हुई, उसके नैब केसेस भी बने। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पढ़ा लिखा पंजाब या पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, मैं पंजाब की बात नहीं करूंगा, मैं पढ़ा लिखा पाकिस्तान की बात करूंगा। सर हम भट्ट साहब अशरफुल मखलूकात इंसान को दर्जा मिला है, क्यों मिला है? इसी वजह से मिला है कि वो अक्ल रखता है, वो चीज़ों को समझता है, वो चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, उसके पास एजुकेशन है। बिल्कुल। वो दोनों तरह की एजुकेशन की हम बात करें, शरह ख्वानदगी की आम सी डेफिनेशन अगर जो मुझे बचपन से अपने याद है कि बच्ची किसी को अपना नाम लिखना आता हो या किसी को पाकिस्तान में यही है ना। क्या मेरी बात सुने, अभी भी यही इसी पे रहना हमने कि अभी भी हमारे यहाँ शरह ख्वानदगी की डेफिनेशन बस यही होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा मैंने एक नोट लिखा हुआ है, पंजाब जो है वो सबसे, मतलब आप समझें कि तरक्की याफ्ता सूबों में पंजाब सबसे आगे है। इसमें शरह ख्वानदगी जो है, लिटरेसी रेट जो है 66.3 है, ठीक है। सिंध में 61.8 है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 53% है, और बलूचिस्तान में 54% है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा है मतलब बलूचिस्तान में। और गिलगित बल्तिस्तान में 65% है, सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में है। अच्छा, इसमें ये जो शरह ख्वानदगी है या लिटरेसी रेट है, इसमें वो लोग शामिल हैं जो यानी कि अपना नाम लिख सकते हैं या दस्तखत कर सकते हैं, पता नहीं सिर्फ नाम अपना लिख सकते हैं, ठीक है ना, या अपना नाम पढ़ सकते हैं, इनको भी शामिल किया गया। ये बहुत दुनिया में अगर आप अपनी ये डेफिनेशन का स्टैंडर्ड रखें ना एजुकेशन के, तो वो अब हंसेंगे आपके ऊपर। मेरा ये ख्याल है कि हमने ये रखा ही इसलिए है कि दुनिया को ये बताया जा सके कि हमारा लिटरेसी रेट, हाँ सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि ये काबिल अफसोस बात है, बड़ी हुकूमतें आई, बड़ी हुकूमतों ने दावे किए, बड़ी हुकूमतों ने काम किए, पर अमली रिजल्ट जीरो। अच्छा बट साहब, बैनुल अक़वामी अगर बात करें ना, तो किसी भी मुल्क को या कौम को 4% तालीम पे खर्च करना चाहिए। हाँ, और हम कितना करें? 1.91%। मुझे बताइएगा कि क्या वजह है, तालीम को इतना कम बजट क्यों? मेरा ये ख्याल है कि हम बतौर पाकिस्तानी जो है ना, वो अमली तौर पे जोहला की मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जोहला की उसमें डेफिनेशन में आते हैं। हमें बिल्डिंग्स कंक्रीट अट्रैक्ट करता है, हमें सड़कें अट्रैक्ट करती हैं, हमें मॉल्स अट्रैक्ट करते हैं, हमें एजुकेशन अट्रैक्ट नहीं करती। आपको याद है पाकिस्तान बनाने के वक्त सर सैयद अहमद खान को सबसे ज्यादा मेहनत इसी चीज पे करनी पड़ी थी, क्या कि लोगों को एजुकेशन की तरफ लाना कितना मुश्किल था उस वक्त भी, अवाम को ये बताना कि आपने तालीम हासिल करनी है। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हिंदुओं को तालीम की तरफ लगा दिया, और हमारे लोग इतने उस पर स्टबन थे कि हम एजुकेशन या इंग्लिश खास तौर पे हमने नहीं सीखनी। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का किया तो जो कफार उनके कैदी बने, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि ये कैदी जो हैं ये हमारे बच्चों को अगर तालीम के जेवर से रास्ता करेंगे तो इनकी माफी हो जाएगी। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताएं कि वो कफार जो हैं उनको ये नहीं कहा गया कि आपने इस्लामी तालीमात देनी है, सिर्फ तालीम देनी है, यानी कि तालीम कितना जरूरी जुज़्व है कि उस वक्त आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त आयद नहीं की कि इस्लामी तालीमात दे। कफार के पास तो इस्लामी तालीमात थी नहीं। सब बेशक जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है जी, ये बात हमारा मजहब करता है। खैर इस पे बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में महकमा तालीम का बजट इतना कम क्यों है, और आई एम वेरी सॉरी टू से कि उस बजट के अंदर अभी आपने करप्शन भी निकालनी है, वो सारा एजुकेशन पे नहीं लग रहा। हमने ये सारी बातें यहाँ तफसील से करनी है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। भट्ट साहब और मैं बात कर रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान इतना कम बजट क्यों खर्चता है, और वो 1.91 में से, जैसे मैंने कहा भट्ट साहब, 1.91% है, वो सिर्फ एजुकेशन का नहीं, करप्शन भी निकाल लिया, बाबू की करप्शन भी है। हाँ जी। अब ये मुझे बताएं कि क्या वजह है।
क्या हमारा निसाब का प्रॉब्लम है जो सेम नहीं है, कहीं ओ लेवल्स, कहीं ए लेवल्स, कहीं टेक्स्ट बुक बोर्ड, प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना रखी है, क्या एक जैसा यकसा तालीमी निज़ाम, उसकी क्या अहमियत है? बाहर के ममालिक का आपका बहुत ज़्यादा आना जाना है, बाहर कैसे है और यहाँ कैसे है? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, दुनिया का जो सुपर पावर है अमेरिका, उसका निज़ाम तालीम कैसा है? पहले उनका है प्राइमरी स्कूल जी, फिर है ग्रेड 5 से ऊपर का स्कूल, फिर है हाई स्कूल। हाँ, 3 कैटेगरीज हैं स्कूल्स की, ठीक है। और 3 कैटेगरीज ही टीचर्स की हैं, जिसमें एचओडी तो डेफिनेटली टीचर गवर्नमेंट हायर करती है, वो होता है। फिर उसका असिस्टेंट टीचर होता है, फिर उनका एक कोऑर्डिनेशन टीचर होता है। ये 3 कैटेगरीज में टीचर जो हैं वो भर्ती होते हैं। अच्छा, अब एक कम्युनिटी है, लाइक आप समझें जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, या इस्लामाबाद का आप समझ लें, यहाँ आपको लाहौर की मिसाल दे देता हूँ कि लाहौर का एक कम्युनिटी है बैरिया टाउन और वलेंशिया टाउन। अच्छा, इनका मतलब अगर ये 500 घर हैं तो इनका एक एक स्कूल इनके पास, प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल जो है वो एक एक स्कूल इनके पास, इनकी उसमें टेरिटरी में मौजूद होगा, जो आपने अपने टाउन का। ठीक है। अच्छा, उस स्कूल में सुबह आपने बच्चा जो है, पहले आपने उसमें एडमिशन करवाना है, एडमिशन करवाने के बाद सुबह आपने आपके घर से, आपका घर वो जिस भी कोने में है, स्कूल बस आएगी, प्रॉपर स्कूल बस है, वो आके आपके घर से बच्चे को आपके घर के मतलब दरवाजे से, डोर स्टेप से, ये नहीं कि कहीं चल के बच्चे ने आना है, स्टॉप से नहीं, डोर स्टेप से बच्चे को आके पिक करेगी। और उसका भी एक बहुत मतलब प्रोटोकॉल है स्कूल बस का। अमेरिका में स्कूल बस का प्रोटोकॉल एम्बुलेंस और प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से ज्यादा है, ये समझें। अच्छा। अगर स्कूल बस एक रोड पे, लाइक माल रोड है लाहौर का, माल रोड पे स्कूल बस जा रही है, उसको कोई शहरी, कोई डिग्निटी, कोई सेलिब्रिटी, कोई ऐसी मतलब वहाँ के पॉलिटिशियन, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते, पहले ये समझ लें। अच्छा, फिर एक स्कूल बस आके किसी जगह पे रुक गई है, उसने बच्चे को ड्रॉप करना है, तो उसके ना बैग पे एक फुटरेस टाइप बोर्ड लगा होता है, जिसको वो बटन दबाते हैं, वो क्लिक करके बाहर निकल आता है, उस पर स्टॉप लिखा होता है जी। उस पे जब वो स्टॉप का बोर्ड निकल आएगा तो फिर आपके पीछे, यानी कि उस बस के पीछे और उस बस के सामने तमाम ट्रैफिक जैम हो जाएगी, रुक जाएगी। उस बस को ना कोई ट्रैफिक क्रॉस कर सकती है, ना कोई बाइक, ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई वीआईपी, ना कोई एम्बुलेंस, और ना ही कोई उस सामने से उसको ओवरटेक कर सकती है, ना सामने से कोई ट्रैफिक आ सकती है, ना पीछे से कोई जा सकती है। वो बोर्ड ऑन होगा, वो बच्चा उतरेगा, वो बच्चा उतर के जब वो वॉकिंग डिस्टेंस पे चला जाएगा, यानी कि सेफ हैंड्स में चला जाएगा, तो उसके बाद वो बोर्ड बंद किया जाएगा, देन वो बस चल पड़ेगी, तो ट्रैफिक रवां-दवां हो जाएगी। ये बस का प्रोटोकॉल है। स्कूल से बाहर कहलाता है। ये स्कूल से बाहर कहलाता है। उसकी वजह सुन लें। उसकी वजह ये है कि बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह है कि क्योंकि एक मासूम बच्चा है, वो बस से उतरेगा तो उतर के वो खेल कूद में कहीं सड़क में ना आ जाए, तो सड़क में आए तो ट्रैफिक चल रही है, तो ट्रैफिक रुक गई है, क्योंकि बच्चे को 7 खून माफ है, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, वो मासूम है, वो इनोसेंट है, वो सड़क में आ सकता है, उसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, स्कूल के बाहर से आप अपनी प्राइवेट व्हीकल पे गुजर रहे हैं, आप सरकारी व्हीकल पे गुजर रहे हैं, स्कूल के बाहर आपने अंडर स्पीड ही रहना है, बेशक सड़क खाली है। अगर आप ओवर स्पीड, यानी कि स्पीड लिमिट, जो सड़क पे स्पीड लिमिट है उस पर भी अगर आप आ रहे हैं, तो आपकी पिक्चर गाड़ी की उतर जाएगी और $500 की टिकट आपको मिल जाएगी। ये स्कूल और स्कूल के बच्चों का प्रोटोकॉल है। अच्छा, अब आप बच्चे सुबह चले गए जी, सुबह जब चले गए तो बच्चों ने घर से
ना लंच लेके जाना है ना ब्रेकफास्ट करके जाना है। ठीक है। बच्चों ने सुबह जाना है स्कूल, और स्कूल में जिस बच्चे का जो मनपसंद नाश्ता है, लाइक योगर्ट, लाइक जैम स्लाइस, लाइक एग एंड ब्रेड, फ्लान, जो भी दूध दही जो भी वो पीता है खाता है, वो उसको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद उसका स्कूल शुरू हो जाएगा। स्कूल के बाद ब्रेक टाइम होगी, जिस फिर गेम्स होंगी। गेम्स के बाद उनको लंच दिया जाएगा, यानी कि लंच भी स्कूल के जिम्मे है। ठीक है। और लंच के बाद कोई 4 बजे के करीब जो है वो बच्चे को वही बस आके घर ड्रॉप कर देगी। सीएम पंजाब इसी पे थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हैं, वो जो लंच बॉक्सेस बच्चों को डिलीवर करने का उन्होंने इनिशिएटिव नहीं, पर हम अभी बहुत पीछे हैं। हम वो मॉडल के तौर पे, डिजाइन के तौर पे बात तो कर सकते हैं, पर उधर शायद पहुंच नहीं सकते। हमारे इधर तो बड़ा आसान है, फेल और पास का कॉन्सेप्ट, और टीचर बरीउल जिम्मा है, टीचर सारे अपने कारोबार करते हैं और बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है। 1,24,00,000 बच्चा इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है। स्कूल से बाहर कहाँ है वो बच्चा? तो आप अंदाजा लगा कर रहा है वो बच्चा? आप वो लेबर, चाइल्ड लेबर कर रहा होगा, वो या चाइल्ड लेबर कर रहा होगा, या वो कोई नेगेटिव एक्टिविटीज में मुलव्वस, नेगेटिव एक्टिविटीज में, या किसी ये जो आजकल कॉन्सेप्ट है ये दहशतगर्दी वाला, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इनके हत्थे चढ़ जाएगा। तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका मतलब इसका स्टेट जिम्मेदार है। बट सब छोटे छोटे बच्चे सिगरेट नोशी, मंशियात, इस तरह के कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं जी। हमने बड़े बड़े स्कैंडल सुने हैं। स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में तो चलो फिर थोड़े समझदार होते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रेक में तो नहीं जाना। जी जाना है एजुकेशन का। अभी मैं आपको कुछ रह गया पोर्शन वो भी बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी कैसी है और एजुकेशन का मेयार क्या है। बिल्कुल जी, हम इस पे कंटिन्यू करेंगे तालीमी निज़ाम के ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और बाकी दुनिया की। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और व्हाट्सअप हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर, जिसको जहाँ पर हर किसी को जाने का बहुत शौक है, और हम जो है वो हर वक्त उसको जो है वो आइडियलाइज करते रहते हैं। कभी हम ये भी सोचें कि वहाँ पर निज़ाम किस तरह काम कर रहा है, वहाँ लोगों के रवैये क्या है, और फिर हम उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें, तो हमें पता लग जाएगा कि हम आखिर तरक्की में इतने पीछे क्यों हैं। व्हाट्सएप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको हाई स्कूल तक का बता दिया सिस्टम कि ब्रेकफास्ट, पीटी, गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, और फिर लंच, और फिर घर जी। और फिर अगर बच्चा कमजोर है तो उसकी ग्रूमिंग किस तरह करनी है। अब 12 क्लास तक तो हाई स्कूल होता है, फिर उसके बाद कॉलेज आ जाता है। फिर कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी में आप आते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी में आपको अपने पल्ले से पढ़ना पड़ता है। अच्छा, फिर आपने नौकरी करके साथ वो जो बच्चे साथ जॉब भी करते हैं और साथ ठीक है। नहीं, उसमें एक और बात है। अच्छा। वो नौकरी तो वो भी एक ऑप्शन है। उसमें गवर्नमेंट आपको लोन जो है वो प्रूव कर देती है, जिसको हम पाकिस्तान में कर्जे हसना कहते हैं। अच्छा। कर्जे हसना के मुराद के अगर लाइक किसी सेमेस्टर के $1,00,000 फीस है, तो वो मैं उसमें अप्लाई करूँगा कि मैं साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, तो मुझे जो है इसकी $1,00,000 फलां यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, तो मुझे वो $1,00,000 जो है वो पे कर देंगे या यूनिवर्सिटी को पे कर देंगे। ये मुझे थोड़ा सा नहीं पता, मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी को पे करते हैं, तो वो पर सेमेस्टर वो पे कर ही जाते हैं। अच्छा, जब मैंने उसमें साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर ली, तो अब अगला मरला है मेरी जॉब का। अब जब मेरी जॉब हो जाएगी, अब यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ अपनी डिग्री को, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में से ही मुझे हायर कर लिया जाएगा। ठीक है। वहाँ पे मतलब जिनको मेरी स्पेशलाइजेशन का मतलब ज़रूरत है, वो यूनिवर्सिटीज़ में भिजवा देते हैं अपनी डिमांड्स, और यूनिवर्सिटी के लोग रिकमेंड करके अपने स्टूडेंट्स के नाम उनको भिजवा देते हैं। अच्छा, जब मेरी स्पेशलाइजेशन हो रही होगी, मुझे डिग्री मिल रही होगी, तो साथ अगले दिन मैं अपनी जॉब पे भी जाके खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, जब मैं जॉब पे खड़ा हो जाऊंगा, मेरी सैलरी जो डिसाइड होगी तो वो मेरे अकाउंट में आएगी, वो मुझे कैश नहीं मिलेगी। जो अकाउंट में आएगी उसमें से पर मंथ मेरी वो जो मुझे यूनिवर्सिटी का लोन मिला है उसमें से एक माइनर सी रकम जो है वो कटना शुरू हो जाएगी। ये ब्लड इंटरेस्ट होता है वैसे तो, और मुझे फील भी नहीं होगा। और वो जो मैंने $1,00,000 स्टेट से कर्ज लिया था अपनी एजुकेशन के लिए, वो कर्जे हसना बन गया, वो वापस चला गया, और वो किसी और के यूटिलाइजेशन में आ गया, वो किसी और को मिल गया, और इसी तरह वो बच्चा अगला
तैयार हो गया, मतलब एजुकेशन भी मिल गई और हंसते हंसते वो कर्ज भी उतर गया। ठीक है। अच्छा, आपने कर्ज इस तरह नहीं देना कि आपको जॉब नहीं मिली तो वो आपसे कर्ज डंडे के जोर पे ले रहे हैं, इस तरह नहीं। आपको जॉब मिली है, उसमें से एक माइनर सी रकम जो है वो काट रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि इसको अब पाकिस्तान में हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, और आज का हमारा मौजू भी इसी वजह से ये रखा गया है कि पाकिस्तान में आपने 1.5 करोड़ के 1.25 करोड़ बच्चे बताए, 1 करोड़ 24 लाख, 1 करोड़ 1.25 करोड़ हो गए ना। 1.25 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, तो पाकिस्तान में आने वाले वक्त में क्या होगा? जिस तरह हम पानी, स्कूल्स का क्या हो सकता है, प्राइवेट स्कूल्स का पाकिस्तान में, नहीं अदा कर सकते। मेरा ये ख्याल है कि ये एक पिछली हुकूमत ने जो पीटीआई की थी उसने ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी, पर प्राइवेट माफिया ने उनको एक निसाब वाली नाको चने चबवा दिए थे। अब सूरत हाल ये है कि अगर एक निसाब हो जाए तो ये जो स्कूल मतलब लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, ये क्या बेचेंगे? फिर जूनियर मॉडल स्कूल जो है वो भी वही निसाब पढ़ा रहा है, तो फिर किसी बड़े स्कूल में हमने क्यों पढ़ाना है बच्चे को? मेरे बच्चे की अगर फीस लाइक मतलब 30 से 40 हज़ार फीस है और वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, और रोज़ाना के तौर पे महीने में 7 से 8 डेज होते हैं। आज कलर डे है, आज मॉन्की डे है, आज कैंगरू डे है, आज मैंगो डे है, एप्पल डे है, ठीक है। और ये उस पे इन्वेस्टमेंट अलहदा होती है। अच्छा बट साहब, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है आपको पता है? मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी लेकिन आप समझ जाएंगे, बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी है, बड़े नामवर ग्रुप की, उसने सवाए टिकटॉकर्स बनाने के क्या बनाया? प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मैं करता हूँ ना, यूनिवर्सिटीज जो हैं इस वक्त इंडस्ट्री के दर्जे से ऊपर चली गई हुई हैं। एक टाइम था जब लोग मीडिया को इंडस्ट्री का दर्जा देते थे और हम माइंड करते थे कि मीडिया इंडस्ट्री नहीं है, मीडिया तो मतलब सतून है, ठीक है ना, सहाफत है। तो अब फिर मीडिया इंडस्ट्री बना, फिर उसके बाद ये हुआ कि, और इंडस्ट्री ऐसे बना कि इसमें सारे सेठ लोग कल्चर आ गया, और सेठ कल्चर ने आके से हाईजैक कर वो लिया। जिसका एमबीबीएस का जिसका मेरिट नहीं आया एक सरकारी कॉलेज, उसने करोड़ों रुपए फीस दी, लाखों रुपए फीस दी, और अपने नालायक बच्चे को उठा के एक प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज से डॉक्टर बना के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी। यस, ऐसा भी है ना, देखें एक मेयार था। आज भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाके दाखिला लेना मुश्किल है, सरकारी मेडिकल नहीं। अब तो किर्गिस्तान, चाइना और पता नहीं कहां से डॉक्टर जा रहे हैं और बन के आ रहे हैं। ये भी एक इसके लिए एक अलग प्रोग्राम हो सकता है, यानी कि डॉक्टर्स के पेशे, मुकद्दस पेशे का इस कदर पमाल किया जा रहा है उनको, और इस कदर उनका डार्क फ्यूचर है पाकिस्तान में कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा ही है। यानी कि डॉक्टर्स को, मुझे एक उन्होंने बताया है कि डॉक्टर्स को इस हर साल 7,000 डॉक्टर जो हैं वो एमबीबीएस करके तो रेडी टू जॉब के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, जब वो आ जाते हैं तो वो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि अब हर साल आ रहे हैं वो सरप्लस होते जा रहे हैं, सरप्लस होते जा रहे हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि जब और जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है ही नहीं। कौन से हॉस्पिटल ऐसे बने हैं या कौन सी ऐसी कोई मेडिकल सेंटर बने हैं जहां पे डॉक्टर खपाए जा सकें? अच्छा, होता ये है कि अब आज से कोई 3-4 माह मैंने महकमा हेल्थ ने कुछ डॉक्टर्स भर्ती किए हैं डेली वेजेस। अच्छा। डेली वेजेस नहीं, डेली वेजेस का मैंने वैसे आपको चुकाने के लिए ये बात कही है। डेली वेजेस से मुराद ये कि डेली वेजेस का मतलब ये होता है कि मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया हूँ, मैं डेली वेजेस हूँ, तो मैंने जितने दिन महीने में काम किया उतने मुझे पैसे मिल जाएंगे। वो डेली आवर्स के लिए भर्ती किए हैं, यानी कि अगर 10 डॉक्टर DHQ मुल्तान के डिस्पोजल पे चले गए हैं तो DHQ मुल्तान ये कहता है कि जब हमें आपकी ज़रूरत होगी उस दिन, उस वक्त के लिए आपको हम बुला लेंगे, और जितनी देर आप सर्व करेंगे उतने घंटे के पैसे आपको हुकूमत की जानिब से मिल जाएंगे। ये हो रहा है डॉक्टर्स के साथ। और प्राइवेट, हाँ जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी सेम कारोबारी हालात यही हैं। वो इंडस्ट्री से ज्यादा का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं
और यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट बन गए हैं उसमें भी करोड़ों रुपए की फीसें दे के और डोनेशंस दे के बच्चे जो हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं और लोगों को शौक बहुत है डॉक्टर बनाने का अपने बच्चों को। मेरा ख्याल है कि इस पे लोगों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए और अपने बच्चों को इस कदर पामाल नहीं करना चाहिए, इस पेशे को इस कदर पामाल नहीं करना चाहिए। और फिर थक हार के क्या होता है, ये बच्चे जो है मुल्क से बाहर चले जाते हैं। शो केसेस इतना ज़्यादा जो है वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि पहले लोग फख्र महसूस करते थे कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर हमारे बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने इतना शोमेंट और इतनी लाइटनिंग और इतनी अजीब चीज़ें शुरू कर दी हैं कि प्राइवेट पंजाब यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को माजरत के साथ लोग कहते हैं पेंडू बच्चे हैं ये। ठीक बात है, ठीक है, ये देसी बच्चे हैं। हाँ, ये देसी बच्चे हैं, बस ऐसे ही इन्हें क्या पता है। यूनिवर्सिटी की बड़ी इज्जत थी। एक दफा मैं आपको, कितना टाइम है आपके पास? थोड़ा है टाइम। एक दफा 2007 की बात है, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और एक खाने पे शाइये पे हमें इनवाइट किया गया। उसमें मलेशिया से कोई डेलीगेशन आया हुआ था। तो उस डेलीगेशन ने बताया कि वहाँ की जो मलेशियन एयरलाइन है उसके वो मिनिस्टर था, मिनिस्टर ऑफ आबादी था। तो उसने बताया, मैं शॉर्ट बताता हूँ, मेरे टाइम कम है आपके पास। 2 मिनट। उसने बताया कि जब मैं एक गांव में देहाती बच्चा था और मैं बहुत लायक था। जब मैं मैट्रिक कर लिया तो मेरे गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर कहा कि ये बच्चा बहुत लायक है, इसको पढ़ने के लिए कहीं भेजना चाहिए। तो उस वक्त इंग्लैंड, इटली और पाकिस्तान, ये 3 मुल्कों की ग्रेडिंग की गई। तो पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी का नंबर हमारे लोगों ने सिलेक्ट किया। मलेशिया की बात कर रहा हूँ और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आके पढ़ता रहा और यहाँ से ग्रेजुएशन करके मैं अपने मुल्क वापस मलेशिया गया। ये लेवल था पंजाब यूनिवर्सिटी का। आज 500 नंबरों में जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से सिवाय कायदे आजम यूनिवर्सिटी के आने के कोई और यूनिवर्सिटी नहीं आ रही हमारी। हुकूमत वक्त को इस पे भी नोटिस करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आज तक हम किस दौर में आ गए हैं और अभी भी सरकारी इदारों और प्राइवेट इदारों का फ़र्क ख़त्म नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे, लेकिन ये टॉपिक तो ऐसा था जिस पर मज़ीद भी बहुत सारी बात हो सकती थी। बहुत सारे मसाइल हैं तालीम के हवाले से जिन्हें उजागर करना भी ज़रूरी था, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, इसलिए हम इतनी ही बात कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।